स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती तैयारी टू 11 to 12 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो अगर आपने तैयारी 1 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपका जो पेपर था 3 पार्ट में डिवाइड था, भाषा, सामान्य अध्ययन और आपका जो सब्जेक्ट था। तो भाषा से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट से जो भी रहा हो उससे 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाषा वाला जो सेक्शन था क्वालिफाइंग था और जो आपकी जो मेरिट बनी थी आपके जीएस और आपके सब्जेक्ट को मिलाकर आपकी मेरिट बनती है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सामान्य अध्ययन और भाषा का जो क्वेश्चन है उसको अलग से हम देखेंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू होते हैं 71 से। तो इसका जो आंसर बताया जाएगा वो आयोग की फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है? इसका उत्तर होगा बी, संध्या भाषा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72 है, इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? इसका उत्तर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 है, इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं? इसका उत्तर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है, इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? आंसर होगा इसका सी, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 है, इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? 75 का आंसर होगा सी, सरहपा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 है, इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? तो 76 का उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 77, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है? इसका उत्तर होगा बी, विपथगा। अगला प्रश्न है 78, इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? 78 का आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 है, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, इनमें से कौन उपयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं? 79 का आंसर होगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? इसका उत्तर होगा बी, एक घूंट। अगला प्रश्न है 81, इनमें से कौन मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? 81 का आंसर होगा बी, बिहारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? इसका उत्तर होगा सी, आदिकाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इनमें से कौन उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? 83 का होगा बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है 84 है, इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? 84 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 है, इनमें से कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? 85 का उत्तर होगा बी, सूरदास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं? 86 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं? 87 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 है, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? 88 का आंसर होगा बी, विट्ठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 89 है, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? 89 का आंसर होगा ए, अज्ञेय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है देखिए, निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 100 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो आपको जो गद्यांश दिया गया पढ़ना है और इससे संबंधित क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह हैं। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त
विद्वजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात ना थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है, उतनी उन दिनों कभी कभी एक पुस्तक की तैयार में लग जा सॉरी उतनी उतनी उन दिनों कभी कभी एक एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल में यही स्थिति रही। चीन, भारत प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। तो प्रश्न है 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो 91 का उत्तर होगा सी, पुस्तकालय और भारत। अगला प्रश्न है 92, पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। उत्तर होगा इसका सी, मुद्रण कला के आविष्कार से पहले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 है, प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था। उत्तर होगा इसका बी, क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। अगला प्रश्न है 94 है प्रश्न, पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। तो 94 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 है, साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। उत्तर होगा इसका सी, पुस्तकालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 है, पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ। उत्तर होगा इसका बी, लिपि के आविष्कार के साथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97 है, सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है। उत्तर होगा इसका सी, पुस्तकालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 है, पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था। 98 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का विकास के कारण है। 99 का आंसर होगा सी, मुद्रण कला का आविष्कार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। उत्तर होगा इसका बी, पुस्तकालय के बल पर। अगला प्रश्न है देखिए क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिनकी स्मृति जो है तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। अगला प्रश्न है 101, धन के प्रति अति आग्रह होने से। 101 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102 है, जीवन को अर्पित करने का अर्थ है। 102 का आंसर होगा ए, जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103 है, कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता है और मर जाता है। 103 का उत्तर होगा सी, जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104 है, अंत में वही पूजा जाता है। 104 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105 है, संसार में उन्हीं की उपासना होती है। 105 का उत्तर होगा सी, जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106 है, धन लोलुप व्यक्ति समाज में। 106 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है। 107 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108 है, सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है। 108 का उत्तर होगा सी, जीवन को दूसरों के कल्याण में अर्पित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109 है, मानव समाज स्वार्थी है। 109 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 110, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। उत्तर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111 है, एक मिनट। प्रश्न नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। उत्तर होगा इसका सी, सामीप्य। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? 112 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? 113 का उत्तर होगा ए, ऋषि मुनि। अगला प्रश्न है 114, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 114 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? 115 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 116, निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है? 116 का उत्तर होगा सी, समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है। प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? 117 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? 118 का उत्तर होगा बी, यह। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? 119 का उत्तर होगा सी, स्पर्श। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 120 है, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। 120 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? 121 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 122, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? 122 का उत्तर होगा ए, सोना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? 123 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किसमें कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है? 124 का उत्तर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? 125 का उत्तर होगा बी, प्राण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? उत्तर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? उत्तर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 128, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? 128 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? 129 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? 131 का आंसर होगा सी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है? 132 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न है 133, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? 133 का उत्तर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 134, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? 134 का आंसर होगा ए, पूजनीय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? 135 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न है 136, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? उत्तर होगा इसका ए, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। अगला प्रश्न है 137, निम्नलिखित में से किसमें संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उत्तर होगा इसका सी, उसने लड़की को मिठाइयाँ दी। अगला प्रश्न है 138, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? 138 का उत्तर होगा सी, नदी। अगला प्रश्न नंबर 139 है, निम्नलिखित में से किसमें संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? 139 का उत्तर होगा ए, चांदी की थाली। अगला प्रश्न है 140, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? 140 का उत्तर होगा बी, तुम। अगला प्रश्न है 141, जो दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। 141 का उत्तर होगा सी, स्थानापन्न। अगला प्रश्न है 142, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है? 142 का उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 143, निम्नलिखित में से कौन सा औन्नत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? 143 का उत्तर होगा सी, उन्नत। अगला प्रश्न है 144, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है। उत्तर होगा इसका बी, बड़ी कोशिश करना। अगला प्रश्न है 145, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। 145 का उत्तर होगा बी, स्पर्धा। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? 146 का होगा ए उदक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 147 है, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है? उत्तर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 148, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? 148 का होगा बी, प्रकृत। अगला प्रश्न है,